Welcome everyone to the official YouTube channel of CLAT PG by LPT. I hope you all are doing good. जैसी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, आप लोगों की भी साथ में अच्छी ही प्रिपरेशन चल रही होगी और हम लोग आपका साथ देने के लिए बैठे ही हैं. So before we get into the video, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. Yes, it is in the beginning days, but we'll grow into a great channel और आप लोगों की आगे चलते हुए हर तरह की वीडियो या हर तरह का टॉपिक जो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होगा हम कवर कर लेंगे. तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक बार कर लो और इस फैमिली के इनिशियल मेंबर्स के पार्ट बन जाओ. ठीक है, आज हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कौन से कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लैट पीजी. आज हम क्या करने वाले हैं, उसी में से एक केस को अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. जैसा मैंने उस क्लास में भी कहा था कि आगे चलते हुए हम एक एक केस को पकड़ लेंगे. आज का हमारा केस ऑन पॉइंट जो हमें पढ़ना है दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस का नाम आप लोगों ने अगर एलएलबी करी है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सुना होगा, क्योंकि ये केस एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस है. बट ये लैंडमार्क है क्यों, थोड़ा बहुत तो पता है, बट चलो लेट अस डिस्कस इन डिटेल कि ये इतना लैंडमार्क जजमेंट क्यों है. 1978 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे डिसाइड किया था. क्या हुआ था इससे, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ. उसका इंटरप्रिटेशन मतलब उसको कोर्ट किस नजर से देखता है वो चेंज हुआ था. विच गारंटीज लाइफ टू प्रिंसिपल लिबर्टी. It established the principle that any law depriving a person of liberty must be just, fair and reasonable, linking Article 14, 19 and 21 into the Golden Triangle. तो क्या हुआ इस केस में, बेसिक बात है, आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को कि राइट टू लाइफ के अंदर क्या कंसीडर किया जाएगा और क्या नहीं कंसीडर किया जाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया और एक गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहां पे कोई भी कानून अगर कोई भी सरकार बनाती है इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. और आपको आर्टिकल 14, 19 और 21 इनमें से किसी भी आर्टिकल से मिले हुई कोई भी पावर आपकी नहीं छीनी जा सकती बाय एनी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार बना के. सिंपल सी बात है, वापस समझने की कोशिश करो. इस केस ने यह फाइनलाइज किया था कि कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आपके आर्टिकल 14, 19 और 21 को वायलेट करें, यानी कि अपने गोल्डन ट्रायंगल को वायलेट करें. ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता. ये यहां पे डिस्कस हुआ था. चलो ये तो हो गया कि इस केस में क्या था और क्या डिसाइड हुआ. बट हम शुरू कहां से करते हैं, कोई भी केस हो वो शुरू कहां से होता है. अगर आप लोगों को ध्यान हो इस बात का, ऑब्वियसली ध्यान तो है ही. फैक्ट्स ऑफ द केस था क्या, कहानी क्या थी. तो कहानी यह थी कि मेनका गांधी जी एक जर्नलिस्ट थी जिनको एक पासपोर्ट इशू हुआ था. अब 1977 में क्या हुआ, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने उनको सरेंडर करने का कहा अपना पासपोर्ट, ये बोल के कि पब्लिक इंटरेस्ट में सरेंडर करना है. मेनका गांधी ने चैलेंज किया आर्टिकल 32 के अंदर. जैसा आपको पता है रिट पिटीशन डलती हैं, तो रिट पिटीशन डाली आर्ग्यूइंग दैट इट वायलेटेड हर फंडामेंटल राइट्स. तो बेसिक कहानी क्या है, मेनका गांधी एक जर्नलिस्ट थी जिनके पास एक पासपोर्ट था. उनको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने बोला कि आपका पासपोर्ट हम रख लेंगे. मेनका गांधी जी ने बोला नहीं रखने देंगे. उसके बाद मेनका गांधी जी सुप्रीम कोर्ट चली गई और एक रिट पिटीशन डाली कि ये जो मेरा पासपोर्ट सरेंडर करवाया गया है ये मेरे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम और पर्सनल लिबर्टी तीनों को क्वेश्चन कर रहा है. मतलब इनको कैसे हक हुआ मेरा पासपोर्ट रोकने का. सवाल क्या बने फिर, क्या पासपोर्ट लेना फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था. वेदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लाइक फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस. मतलब जो आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है, हमें यह पावर देता है कि हम अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं, क्या उसके अंदर रीजनेबल होना, फेयर होना, ये जो टर्म्स एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं, क्या इनको इंक्लूड किया जाएगा, क्या रीजनेबिलिटी या फेयरनेस इंक्लूड की जाएगी. और साथ ही साथ क्या ये तीनों आर्टिकल्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं या फिर अपने आप में अलग हैं. इसका तो सिंपल आंसर क्या है, गोल्डन ट्रायंगल बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने बाद में. तो मतलब इसका तो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने इंटरलिंक्ड ही दिया होगा.
और आगे की बात करते हैं। तो पासपोर्ट ले लिया, सवाल ये उठा कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, क्या फेयरनेस और रीजनेबलनेस को काउंटर करना चाहिए, और इनका आपस में लिंक क्या है। जजमेंट क्या था? द फाइनल जजमेंट दैट केम इन दिस केस वाज, पहली बात तो 7 जज बेंच, एक बड़ी बेंच बैठी थी। 7 जज का मतलब एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है। डेट याद रखना ये, द कोर्ट रूल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी कर्टेल्ड आर्बिट्रेरीली, मतलब कोई भी अपनी मर्जी से आर्टिकल 21 के अंडर मेरी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकता, और कोई भी प्रोसीजर, दैट एनी प्रोसीजर डिप्राइविंग लिबर्टी मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल, कोई भी प्रोसीजर जो चाहता है कि मेरी लिबर्टी को रोका जाए, मेरे से मेरा राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर ले लिया जाए, उसकी रीजनेबलनेस होनी चाहिए, वो फेयर होना चाहिए। चलते फिरते किसी का मूड हुआ और मुझे रोकने बैठ गए, हिटलर का जर्मनी तो है नहीं। आगे, it established that article 14, 19, 21 are interconnected and mutually reinforcing, mutually reinforcing मतलब एक दूसरे को reinforce करने का पावर देता है, एक दूसरे को ये मदद करते हैं ज्यादा पावर देने में। The court upheld procedural due process and natural justice as essential safeguards। बेसिकली इसमें ये, इस केस का पूरा अगर तुम वो समझना चाहो जिस्ट या फिर केस का ब्रीफ क्या है, इस केस को अगर बहुत लाइटली लो तो दिस केस टॉक्स अबाउट दैट एनी लॉ मेड इन दिस कंट्री शुड बी फेयर एंड रीजनेबल, इट शुड नॉट एक्ट आर्बिट्रेरीली एंड इट शुड नॉट कर्टेल द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी इंडिविजुअल। इस देश में बनाया गया कोई भी कानून संविधान के जो स्वर्ण त्रिकोण हैं, जो कि आर्टिकल 14, 19 और 21 है, उनके खिलाफ नहीं हो सकता। ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं बन सकता जो किसी इंसान के ये तीनों राइट्स ले लें। ये इसलिए इस केस की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता है, और आज भी कोई कानून बनने से पहले अगर वो इन प्रिंसिपल्स पे नहीं रहेगा तो वो गलत कानून होगा। आइए यहां तक बात समझ में। लास्ट देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस हुआ क्या फिर। एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो कि सिर्फ राइट टू लाइफ था, अब उसके अंदर फेयरनेस, रीजनेबलनेस ये भी इंक्लूड हो गए। गोल्डन ट्रायंगल का डॉक्ट्रीन तैयार हो गया, मतलब किसी भी लॉ को ये देखना हो कि वो सही है या गलत है, उसको गोल्डन ट्रायंगल में डाल के देख लो। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी को और पावर मिली ऐसे लॉज बनाने के लिए। प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस, जैसा मैंने अभी कहा, अब कोई भी कानून बनने से पहले इस गोल्डन ट्रायंगल का टेस्ट जरूर होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जैसा मैंने कहा, आशा करता हूं आपको हमारा ये सफर साथ में मजा आएगा। हमारी गारंटी है कि समय के साथ साथ हम आपको और बहुत ज्यादा अच्छी और जरूरी चीजें आपको फ्री में YouTube पे प्रोवाइड करते रहेंगे। आई होप टू सी यू सून, सी यू अगेन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।